हमने अपने लास्ट टॉपिक में एसी थ्रू कैपेसिटेंस को सीखा। हमने देखा कि कैसे हमारे पास एक कैपेसिटिव सर्किट जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो हमारे पास, यानी कि जिसमें लोड हो वो ओनली कैपेसिटिव हो, तो उसमें कैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट एक दूसरे से लीडिंग या फिर लैगिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने एसी थ्रू रेजिस्टेंस और एसी थ्रू इंडक्टेंस को भी देखा। अब हमने इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ते हुए एक चीज़ का ध्यान रखा था कि हमारे पास जो लोड है ना, उसके अंदर जो डोमिनेंसी है वो उसी फैक्टर की हो, यानी कि कैपेसिटिव की हो या फिर इंडक्टिव की या फिर रेजिस्टिव की। अब हम टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को आपस में एक सर्किट में कनेक्ट करके देखेंगे। तो आए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आर एल सीरीज सर्किट। अब अगर आर एल सीरीज सर्किट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं और हमारे साथ एक लोड एसी कनेक्ट है। अब उससे होता है क्या, हमारे पास जो पूरे का पूरा सर्किट है ना, वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है और हमारे पास इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे वोल्टेज या करंट एक दूसरे से लीड या लैग कर रहा होता है। जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ एक एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट यानी कि इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्ट हो, तो हमारे पास उस सर्किट में उसकी डोमिनेंसी होती है। अगर आरएल सर्किट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इंडक्टिव सर्किट की डोमिनेंसी होती है, मगर इसमें रेजिस्टिव इफेक्ट भी होता है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है, इनके दरमियान रिलेशन भी आता है। अब अगर आप इसकी फेजर डायग्राम देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। और ये चीज़ हमने देखी थी अपने इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, जब हम एसी थ्रू इंडक्टेंस भी पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो वोल्टेज है उसमें भी हमारे पास वो लीड कर रहा था, यानी कि करंट उसमें हमारे पास लैग कर रहा था। तो आए अब इसको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम आर एल सी सीरीज एसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट इन कर दूं तो आप देखें कि जो v है वो वी आर और वी एल की फॉर्म में। अब जो इसमें आप देखें, अगर ये आपके सामने जो ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है, इसमें हमारे पास एक v है और उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। एक हमारे पास वी आर है और एक हमारे पास वी एल है। और जब मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ तो वी आर आप देखें, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है जो वी आर है वो रेजिस्टिव सर्किट के वोल्टेजेस हैं और वी एल जो है वो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट का है। तो वी आर वो इक्वल होता है मेरे पास आई आर के, और वी एल जो होता है वो आई एक्स एल के इक्वल होता है। जो एक्स एल है ना, वो मेरे पास इंडक्टिव सर्किट की रिएक्टेंस होती है। ठीक है, हमारे पास वो उसकी ओपोजिशन होती है। अब अगर मैं इनमें से आई को कॉमन ले लूँ तो आई स्क्वायर कॉमन आएगा और वो स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कट के अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी वी इज इक्वल टू आई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास करंट आएगा v डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी इसमें हमारे पास अंडर द रूट के अंदर आ रही है, ये हमारे पास ऑपोजिशन ऑफर्ड द करंट है और यही हमारे पास इम्पीडेंस कहलाती है। आपको याद होगा कि हमारे पास जो हमारे ओहम्स लॉ था उसमें हमने v इज इक्वल टू आई आर को पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे वोल्टेज और करंट का रिलेशन और उसमें रेजिस्टेंस जो है उसकी ऑपोजिशन कहलाती है। लेकिन जब हमारे पास एक सर्किट ऐसा हो जिसमें हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स लगे हुए हों, जिसमें मेजरली हमारे पास कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस लगी हुई हो, तो उसमें हमारे पास ना हम टोटल रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस में हमारे पास प्योरली रेजिस्टेंस भी होती है, यानी कि रेजिस्टिव सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है, और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट की रिएक्टेंसेज होती हैं। और हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड रिएक्टेंसेज हमारे पास इम्पीडेंस कहला रहा होता है, यानी कि हमारे पास वो नेट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस कहला रही होती है। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके भी जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास ओहम्स ही होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास फेज़ एंगल। फेज़ एंगल क्या होता है कि हमारे पास अगर वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन देखें तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है। और उस एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो जो हमने अपना लास्ट ट्रायंगल पढ़ा था उसी के ज़रिए, कि वी एल ओवर वी आर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ना वो tan थीटा के इक्वल होता है। हमने देखा था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जब हम अपने प्रीवियस क्लास में भी थे, हमने देखा था कि tan थीटा को हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। और वी एल को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो वो आई एक्स एल है, जबकि वी आर जो है वो मेरे पास आई आर के इक्वलेंट है। और अगर इसमें आई आई कट जाए तो हमारे पास tan फाई जो है वो एक्स एल और आर है। और आपको ये चीज़ पता है कि एक्स एल और आर हमारे पास नॉन है, तो हम फाई यानी कि जो उसका फेज़ है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हम पावर इन आरएल सर्किट को फाइंड करते हैं कि कैसे हम लोग आरएल सर्किट में पावर को यूजुअली फाइंड कर रहे होते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास इनका रिलेशन जो है वो लीडिंग या लैगिंग का होता है। और एक चीज़ आपको इसमें और भी पता होनी चाहिए कि वो है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो हमारे पास इसमें पावर फैक्टर भी कहला रहा होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, वी आर ओवर वी से। कॉस फाइव जो होता है हमारे पास वी आर ओवर वी है। और ये चीज़ हमने देखी थी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशोज जब पढ़ी थी। अब कॉस थीटा हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास वी था, जबकि बेस हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट की वजह से वी आर हम ले रहे थे। तो कॉस फाई हमारे पास वी आर ओवर वी हो जाएगा, और वी आर की जगह मैं आई आर लिखूंगा, और जो वी जो है वो मेरे पास टोटल वोल्टेज है जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ, और मेरे पास रिमेनिंग चीज़ जो बचेगी वो आर ओवर जी बचेगी। ठीक है जी। और जो पी है वो मेरे पास वी आई कॉस फाई के इक्वल है, और कॉस फाई की जो वैल्यू मैं इसके अंदर पुट इन कर दूंगा जो कि मेरे पास आर जी है। तो आप देखें, और वी के अंदर भी आई जी की वैल्यू पुट की, तो ये जी और ये जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला जो जी है ये इस वाले जी से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आई जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, जो कि मेरे पास एक आर एल सर्किट में मेन पावर का फार्मूला है, जो कि आपने याद रखना है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। अब इसके अलावा आपने आर एल सीरीज इंपीडेंस ट्रायंगल को भी सीखना है। अब इसमें है क्या हमारे पास, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास इसकी बेस में है आर, जबकि इसके परपेंडिकुलर में है मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हमारे पास इसके हाइपोटेन्यूज में है इम्पीडेंस। और इनका जो रिलेशन है वो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इम्पीडेंस इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब ये हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल हमने याद रखना है। इसमें हमारे पास पावर एंगल और फेज एंगल दोनों निकाल सकते हैं। पावर एंगल हमने निकालना सीखा था अभी पहले के कॉस फाई जो होता है वो आर ओवर जी के इक्वल होता है, और फेज एंगल जो है वो मैं tan फाई के जरिए निकालता हूं, जो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वलेंट होता है, यानी कि एक्सएल ओवर आर के इक्वलेंट होता है। ये दो चीज़ें हैं आपके पास पेपर में अक्सर इंडिविजुअली इन पे भी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली पावर एंगल और फेज एंगल को आपस में डिफरेंशिएट या डिफाइन कर दें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आर एल सीरीज सर्किट में वो है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को हम दूसरे लफ्जों में क्वालिटी फैक्टर भी कह रहे होते हैं। अब ये होता क्या है, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कंपोनेंट इज इट्स एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी, कि हमारे पास मैंने बताया ना कि एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट कहलाता है जो इंडक्टर होता है। सिमिलरली कैपेसिटर को भी हम एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टिव है ना वो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास एनर्जी डिसिपेट कर रहा होता है। तो एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट में कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, वो उसकी कितनी एबिलिटी है, वो हमारे पास उसका क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहला रहा होता है। और इसका फार्मूला है हमारे पास 2 पाई इंटू रेशो है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर टू द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। या इसके अलावा हम क्वालिटी फैक्टर को एक और डेफिनेशन से भी याद रखेंगे, द रेशो ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल to its resistance at a given frequency is known as quality factor of the coil at that frequency। हमारे पास वो एक्स एल ओवर आर होगी, क्योंकि हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की और सिंपल रेजिस्टेंस की जो रेशो है वो भी हमारे पास क्वालिटी फैक्टर कहलाते हैं। हमने इसमें तकरीबन सारी चीज़ें देखनी कि इंस्टेंटेनियस पावर हमने देख लिया, हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशन देख लिया, क्वालिटी फैक्टर। अब इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए आए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है अ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 7 ohms an inductance of 31.8 millihenry is connected to a 220 volt 50 hertz supply। Calculate a circuit current, phase angle एंड पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम। हमने इसमें ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी है, जिसमें हमने सर्किट करंट निकालना है, हमने फेज एंगल निकालना है, हमने पावर फैक्टर निकालना है, और इसके अलावा हमने वो एक सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो भी निकालना है। आइए देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा है क्या। हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 7 ohms की, हमारे पास जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट, और जबकि मेरे पास इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। सबसे पहले इसमें आपने फाइंड करना है करंट, और करंट का फार्मूला आपको पता है, जो करंट है वो हमारे पास V ओवर Z के इक्वलेंट होगी, और जो हमारे पास Z है हम उसको फाइंड करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर से। और इसके अलावा हमारे पास इसमें ना सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि जो इंडक्टेंस है एल की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज़ 31.8 मिली हेनरी। ठीक है जी, हमारे पास ये है 31.8 मिली हेनरी। अब इस L के ज़रिए हम XL निकाल लेंगे, और इसके अलावा आपको जो इसमें इंपीडेंस का फार्मूला वो पता है, इंपीडेंस हम निकालते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है जी, हम L के ज़रिए पहले XL को फाइंड कर लेते हैं। XL का फार्मूला आपको बताना चाहिए, दैट इज़ 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। 2 इंटू 3.14 फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 50, और एल की वैल्यू है मेरे पास 31.8 इंटू 10⁻³ और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 31.8 इंटू 10⁻³ तो ये मेरे पास इक्वल आता है 9.9 के, या मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 10 के इक्वलेंट ले लेता हूँ। एक्स एल जो है वो मेरे पास 10 ओम आ गई। अब मेरे पास एक्स एल भी आ गई, आर भी आ गया, तो मैं इनके ज़रिए जेड निकाल लूँगा, और जेड का फार्मूला है मेरे पास जेड इज़ इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आर की वैल्यू है मेरे पास 7 और एक्स एल की वैल्यू है मेरे पास 10, और जब मैं इनको आपस में सॉल्व करता हूँ 49 प्लस 100 तो ये 149, और ये इक्वलेंट आता है मेरे पास अंडर द रूट 149 जो है वो मेरे पास इक्वल आ रहा होता है
12.2 ओहम्स की, कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस की या इम्पीडेंस की वैल्यू है वो 12.2 ओहम्स आ रही होगी। हमने इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने इसमें करंट को फाइंड करना है। और करंट का फार्मूला आपको पता है, आई इज़ इक्वल टू मेरे पास V/Z है, तो मैं V की वैल्यू इसमें पुट इन करता हूँ 220 और Z की वैल्यू है 12.2। जब मैं 220 को 12.2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 18.02। ठीक है, 18.02 एम्पेयर्स आता है, 18.02 एम्पेयर्स। ये हमने इसमें देखा, करंट फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारे पास में दूसरी चीज़ है, वो है फेज़ एंगल। फेज़ एंगल हम लोग फाइंड करेंगे वो tan वाले फार्मूले से। हमारे पास tan वाला फार्मूला आपको याद होगा, tan वाला फार्मूला था tan फाई इज इक्वल टू XL/R। ये हमारे पास इक्वल था XL/R के, और XL जो है मेरे पास हमने निकाला है 10 ओहम, जबकि R है मेरे पास 7 ओहम। तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट इन कर देते हैं 10/7 और ये tan फाई आ जाएगा। और मैं फाई अगर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो tan इनवर्स ऑफ 10/7। ठीक है जी, हम इसमें इजीली फाइंड कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 10/7। तो मेरे पास आंसर आता है इसमें 55 डिग्री। हमारे पास जो एंगल आ गया लैगिंग कर रहा है, 55 डिग्री इसमें लैग कर रहा होगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास में जो और चीज़ पूछी हुई थी वो थी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम कैसे निकालते थे, कॉस थीटा से। इसमें जो हमारे पास तीसरा पार्ट है, सी पार्ट, वो है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर है मेरे पास कॉस थीटा या कॉस फाई। तो कॉस फाई हमने इसमें बेसिकली फाइंड करना है, और हमारे पास जो इसमें एंगल है वो 55 डिग्री है। और जब मैं कॉस 55 डिग्री को पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है इसमें 0.573 लैग। हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो भी लैगिंग आ रहा होगा, और वो हमारे पास की वैल्यू होगी 0.573। और लास्ट चीज़ जो इसमें है वो हमने निकालना है पावर कंज्यूम्ड। और पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू VI इंटू कॉस फाई। ठीक है जी, VI और कॉस की हमने वैल्यू इसमें पुट करनी है। V की वैल्यू थी मेरे पास इसमें 220, मैं इसमें लिख देता हूँ 220। करंट की वैल्यू है मेरे पास 18.02 और cos फाई की वैल्यू है मेरे पास 0.573। और जब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाई 18.02 मल्टीप्लाई बाई 0.573, तो ये इक्वलेंट आता है 2271 वाट के। ठीक है जी, ये आता है 2271.8 वाट्स के। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें फाइंड की। हमने इसमें पावर कंज्यूम्ड फाइंड किया, और हमने साथ साथ इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो हमसे डिमांड की हुई थी हमने 1 बाय 1 करके इसमें फाइंड की। आई होप आपको RL सीरीज सर्किट समझ आया होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।